Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड आर इन गुड हेल्थ। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आप लोगों की 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 10 का लास्ट मेजर टॉपिक है। आपकी बुक में जो डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड उनमें शामिल हैं ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का क्वेश्चन है हमने उसको किस तरीके से याद करना है या किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी डिजीज़ हो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, फिर उसके कॉजेज़ की क्या वजूहात थी कि वो डिसऑर्डर हुआ किसी पेशेंट को, उसके बाद सिम्टम्स कि जिस पेशेंट को ये डिसऑर्डर है उसमें क्या सिम्टम्स होंगे कि हमें पता चल सके कि ये इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, एंड एट द एंड ट्रीटमेंट कि इस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या है कि चलें बीमारी तो हो गई, अब हमने इसको ट्रीट करना है, कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ हो सकती हैं या कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिजीज़ जो है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में आपने सबसे पहली हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे जो कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइंस हैं कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स होती हैं लंग्स में, तो जब ये ट्यूब्स इनके सोजन का शिकार होती हैं तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स, यानी कि इन ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा पानी सा खारिज होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल, जिसकी वजह से ये सोजन का शिकार हो जाती हैं, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, और ये तंग हो जाती हैं। उसके बाद आपने एक हेडिंग देनी है कॉजेज़ की कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं कि ब्रोंकाइटिस होता है। कॉजेज़ में इसमें डिफरेंट कॉज होते हैं, वायरस की वजह से हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से, या डिफरेंट केमिकल इरिटेंट्स या तंबाकू नोशी की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग अब आप लोगों ने देनी है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। आपकी बुक में 2 टाइप्स दी हुई हैं ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब आपने एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अलग अलग हेडिंग भी देनी है। एक्यूट में आप बताएंगे कि ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होता है और उसके बाद पेशेंट इसको रिकवर कर जाता है, लेकिन क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक बहुत अरसे तक रहता है, 3 months to 2 years ये परसिस्ट करती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाली बीमारी। एट द एंड आपने बता देना है कि जो भी पेशेंट ब्रोंकाइटिस का शिकार है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। उसको कफ होगी, माइल्ड वीजिंग होगी, वीजिंग होता है कि सीटी जैसी आवाज़ आना आपके सांस में से, फीवर होगा, चिल्स होंगे, सर्दी लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि मुश्किल से सांस आएगा। तो अब अगर आप देखें तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का बन सकता है ब्रोंकाइटिस का। इसमें अगर आप ये तमाम हेडिंग्स दें तो आपके 2 पेजेस इजीली कवर हो जाएंगे और ये बहुत इजी भी है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है इसको डिस्कस करने के लिए, सिर्फ 2 छोटी छोटी हेडिंग्स बनती हैं इंट्रोडक्शन और सिम्टम्स की। जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें बताया हुआ है, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एम्फिसीमा होता क्या है। एम्फिसीमा में जो एल्व्यूलाई हैं उनकी वॉल्स तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो पहले बहुत ज़्यादा कैपिलरीज थी अब वो कैपिलरीज कम हो जाती हैं। जितनी कैपिलरीज कम होंगी उतनी गैसियस एक्सचेंज कम होगी और इसी की वजह से जो लंग टिश्यूज़ हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी सही शेप में नहीं आते और इसी वजह से सही तरीके से सांस लेने में भी दुश्वारी आती है। सेकेंड हेडिंग आप लोगों ने दे देनी है सिम्टम्स की। ये पूरा एक सेकेंड पैराग्राफ है आपकी बुक में, ये पूरा ही सिम्टम्स में आएगा। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसके सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग, थकावट है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बार बार आपको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं, एंड वेट लॉस। और मज़ीद उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जब तक एम्फिसीमा के ये सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जब पता चलता है कि पेशेंट को एम्फिसीमा वाली बीमारी थी, उस वक्त तक पेशेंट अपने 50 to 70% जो लंग टिश्यूज़ हैं उनको लूज़ कर चुका होता है। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली जब लंग्स सही काम नहीं कर रहे होते तो सही ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, सही ऑक्सीजन लंग्स को नहीं मिलती तो सही ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं जाती और बहुत ज़्यादा मज़ीद बीमारियाँ भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ आपकी बुक में दी हुई है वो है निमोनिया।
नमूनिया का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास अच्छा मटेरियल होता है। तो हमने इस क्वेश्चन को, जैसे कि पहले मैंने बताया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, जिसमें हमने बताना है कि नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, और अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो इसको डबल नमूनिया कहते हैं। इसके ऊपर आप एक और हेडिंग दे देंगे डबल नमूनिया की। उसके बाद हम आएंगे कॉजेज़ की तरफ कि क्या वजह बनती है, क्या चीज़ें हैं जो वजह बनती हैं नमूनिया की। इसमें हम एक फर्दर सब हेडिंग देंगे कॉजेटिव एजेंट की। तो जो नमूनिया का कॉजेटिव एजेंट होता है वो है एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसके अलावा कुछ वायरल और फंगल रीजंस भी होती हैं जिनकी वजह से नमूनिया हो जाता है। होता क्या है कि ये जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं ये जाके लंग्स में रहना शुरू कर देते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे पस भरना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप राइट साइड में फिगर में देख रहे होंगे कि जो एल्वियोलाई हैं उनमें पस भरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीने में दर्द भी होती है। उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स बताने हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में ये है कि कोल्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार, शिवरिंग, मतलब कांपना, कफ विद स्पूटम, बलगम पैदा होने लग जाती है। पेशेंट जो है वो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि उसका सांस उघड़ता है, उसका स्किन कलर चेंज हो जाता है, पर्पल हो जाता है। वो पर्पल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होती, क्योंकि लंग्स तो ख़राब हो रहे हैं, लंग्स ख़राब हो रहे हैं तो ऑक्सीजन सही से नहीं वो ले पा रहे, ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहे तो ब्लड को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो जो ब्लड का जो रेड कलर है वो पर्पल होना शुरू हो जाता है। अब नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं और एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं जिनसे नमूनिया का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद है एस्थमा। एस्थमा में हमारे पास 3 हेडिंग्स बनेंगी, इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट में। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि सारी डिटेल आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। इसमें होता क्या है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें एलर्जी की वजह से वो एलर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उसके नतीजे में इनमें म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और जो ये जितनी भी नालियाँ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स ये तंग होने शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं एलर्जन कोई भी चीज़ हो सकती है, वो डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकती है, परफ्यूम, कोई बहुत तेज़ स्मेल किसी और चीज़ की हो सकती है, या पोलन्स जो फूलों में येलो पोलन्स उड़ते हैं फूलों से, वो पोलन्स हो सकते हैं। जब इस तरह का कोई भी एलर्जन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होता है तो जो ब्रोंक्यूल्स जो बहुत सेंसिटिव हुए हुए होते हैं एलर्जन्स के लिए, वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं। इसी वजह से अस्थमा, जिनको अस्थमा होता है उनको फ़ौरन छींकें आने शुरू हो जाती हैं या उनका दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल फ़ौरन से बहुत ज़्यादा सुकड़ जाते हैं और जब वो सुकड़ जाते हैं तो उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। उसके बाद है इसके सिम्टम्स नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए हुए हैं, जिसमें बताया हुआ है कि अस्थमा के सिम्टम्स डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। जो सबसे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वीजिंग साउंड्स हैं और कफ, खांसी तो आपने हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं उनमें लिख ही देनी है। उसके बाद चेस्ट टाइटनेस, आपको चेस्ट कंजेशन या सीने में एक बहुत खिंचाव सा महसूस होता है। डिफरेंट इसके ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। इन्हेलर्स होते हैं, इन्हेलर्स में ऐसे मेडिसिन फिल उन्होंने की होती हैं जिसकी वजह से आपकी सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। The very last of respiratory disorders is lung cancer. लंग कैंसर को भी उसी तरह जैसे हमने बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, इसको भी हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स, यानी कि सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, कोई उनका चेक नहीं रहता, वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं कि ट्यूमर्स बना देते हैं और ये ट्यूमर्स अपने आसपास वाले टिश्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करते हैं और ये कैंसर फैलता चला जाता है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है सिम्टम्स की। सिम्टम्स इसके होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, जैसे कि मैंने बताया कि तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कफ होती है, एंड वेट लॉस। फिर इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इसका जो सबसे मेन कॉज है वो कार्सिनोजेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मोक में कार्सिनोजेंस यानी कि जो सिगरेट्स में कार्सिनोजेंस होते हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि सबसे जो ज़्यादा बड़ा कॉज है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग है और इसी वजह से कहते हैं
कि जो रिस्क होता है कैंसर का वो नॉन स्मोकर्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मोकर्स। और जो सिगरेट स्मोक है उसमें तकरीबन 50 नॉन कार्सिनोजेंस तो मौजूद हैं, और जो बाकी अभी अनडिस्कवर्ड हैं उनका तो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कितने लातादाद होंगे। उसके अलावा जो इसके कॉजेज़ हैं उनमें आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, यानी कि यूवी रेडिएशन वगैरह से एक्सपोजर हो जाए तो कैंसर हो जाता है, या वायरल इन्फेक्शन वगैरह। उसके बाद आपने एक हेडिंग पैसिव स्मोकिंग की भी देनी है। ये पैसिव स्मोकिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसिव स्मोकिंग ये होता है कि स्मोकिंग कोई और शख्स कर रहा है, तो जो उसकी सिगरेट के दूसरे एंड से जो धुआं निकल रहा है उसको कोई पास बैठा हुआ शख्स इनहेल कर लेता है, ज़ाहिर है वो सांस ले रहा है, उसके अंदर वो कार्सिनोजेंस चले जाते हैं और वो भी लंग कैंसर का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने आसपास रहने वाले तमाम लोगों को मना करना चाहिए, तंबाकू नोशी से उनको दूर रहने की तनबीह करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट ये है कि हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे पहला तो ये है कि टोबैको स्मोकिंग मना की जाए। इसी वजह से WHO ने टोबैको स्मोकिंग पे पाबंदी तो नहीं लगाई थी, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट पे कि जो सिगरेट्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंग कैंसर हो रहा था। और स्पेशली जो यंग पीपल हैं वो टोबैको स्मोकिंग से दूर रहें टू अवॉइड लंग कैंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो कि आपकी बुक में दिए हुए थे। इसके बाद बस आपका एक टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि हमने डिस्कस करना है, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो कि हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स थे, उन लेक्चर्स के लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे आपको कोई बात नहीं समझ आई, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।